हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न एग्जाम्पल्स। यहाँ देखिए कि किसी चालक की धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमने एक अनावेशित भू संपर्कित चालक इसके पास में रखा जिससे इसकी धारिता बन गई, जिससे इसकी धारिता बढ़ गई। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास में कोई ऐसा उपाय है क्या कि हम इस चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं क्या? तो एक बार देखिएगा, ये आपके पास में कोई आवेशित प्लेट थी। हमने इसकी धारिता बढ़ाने के लिए इसे हमने भू संपर्कित करके एक अनावेशित चालक प्लेट इसके पास में रख दी। इससे इस चालक की धारिता बढ़ गई। लेकिन क्या अब भी हम इस चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं क्या? लेकिन ये जो युक्ति बनी, इस युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। अब यदि हम इसके मध्य इन प्लेटों के बीच में कोई पैरावैद्युत पदार्थ भर दें तो पैरावैद्युत पदार्थ भर देने से भी इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो फिर हम यहां पर ये पढ़ने जा रहे हैं कि पैरावैद्युत प्रभाव का पैरावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख देने से जो है वो क्या प्रभाव होता है, तथा साथ ही हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि पैरावैद्युत पदार्थ किस प्रकार से एक संधारित्र की धारिता को बढ़ा देता है। तो अब आप अगले वाला आर्टिकल जो है वो नोट कर लीजिए। देखिए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव। तो यह आर्टिकल आपके पास में संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव। तो ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बन भी सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे वो देख लीजिए इस आर्टिकल के ऊपर। जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखते हैं तो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का व्यंजक क्या होगा, और साथ ही साथ प्रेरित आवेश का जो है वो व्यंजक क्या होगा। और इसके साथ ही इसी आर्टिकल पर आधारित क्वेश्चन क्या बनेगा कि पदार्थ की विद्युतीय प्रवृत्ति, पदार्थ की विद्युत परिवर्ती एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता के मध्य क्या संबंध होगा। इसी आर्टिकल पर 3 प्रश्न बनते हैं जो मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या यहां पर है, प्रेरित जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जाता है तब उत्पन्न प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। जब पैरावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जाए तब पैरावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो। ठीक है, ये आर्टिकल था। इस आर्टिकल में ही ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है, जब पैरावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जाए तब पैरावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न प्रेरित पृष्ठ आवेश की जगह प्रेरित आवेश के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो फिर अगले वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये अंडरलाइन मैंने कर दी है, प्रेरित आवेश के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये आपके पास में जो है वो क्वेश्चन बन गया जो है वो दूसरा।
तो आर्टिकल एक ही है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपके पास में किसी तरीके से व्युत्पन्न करो। अब इसी पर एक प्रश्न और बनता है, वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जब पैराविद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जाए तब हम ये कह सकते हैं कि उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, या हम ये कह सकते हैं पैरावैद्युत पदार्थ की विद्युतीय प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति, इसे हम काई कहते हैं, प्रवृत्ति काई एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता के मध्य व्यंजक व्युत्पन्न करो। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ये 3 जो प्रश्न है वो एक ही आर्टिकल में है, तो फिर आप जो है कंफ्यूजन में ना हो। तो आर्टिकल का नाम ये है, उस पर आधारित प्रश्न ये है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो पहला क्या था? पहला था आपके पास में जो है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। दूसरा क्या था? प्रेरित आवेश के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। और तीसरा क्या था कि विद्युतीय प्रवृत्ति काई और आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन आर कहते हैं, इस एप्सिलॉन आर के मध्य व्यंजक व्युत्पन्न किए। तो अब हम इस आर्टिकल को करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, किस तरीके से ये तीनों चीजें हम इस आर्टिकल में कर सकते हैं। जब हम किसी पैरावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखें तब प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये प्रेरित विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है या प्रेरित विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण की जो दिशा होती है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। देखिए, जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तब उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का संरेखण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है। ठीक है, तो फिगर से हम कैसे दिखाएं इस चीज को कि ये आपके पास में जो है वो कोई विद्युत क्षेत्र हमने इन प्लेटों के बीच में अप्लाई किया, ये प्लस थी और ये माइनस, और इसमें किसी पैरावैद्युत पदार्थ को हमने रख दिया। तो जैसे ही हम पैरावैद्युत पदार्थ को इसमें रखेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण ये हम देख सकते हैं। तो ये माइनस प्लस, ठीक। तो इस तरीके से जो है वो इनका संरेखण हो गया। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या था? ई, प्लेटों के बीच में, और इस संरेखण का ये प्रभाव पड़ा, ये आपके पास में जो है पॉजिटिव प्लेट की तरह काम कर रहा है ये किनारा पैरावैद्युत पदार्थ का,
और ये जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां पर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा ये है ईपी। ठीक, तो जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तब उत्पन्न प्रेरित विद्युत आघूर्ण का संरेखण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में इनका संरेखण हो गया। लेकिन अब संरेखण हो जाता है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं एक पदार्थ में संरेखण के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न होता है। तो फिर यहां लिख सकते हैं उत्पन्न हो जाता है तथा पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए क्या प्रभाव पड़ा। अब यहां हम देखिए पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो देखिए पदार्थ में परावैद्युत पदार्थ में परिणामी या माध्यम में, परिणामी परावैद्युत पदार्थ में या माध्यम में परावैद्युत पदार्थ में माध्यम में उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 बराबर कितना अप्लाइड हो रहा था E, विद्युत द्विध्रुव के प्रेरणा की वजह से कितना उत्पन्न हुआ EP, तो फिर मैं E में से EP घटा दूं EP, तो ये परिणामी बच गया कि नहीं बच गया। ये समीकरण नंबर हमारे पास में आ गई 1 कि पदार्थ के अंदर माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगले वाली बात हमारे पास में क्या आती है वो देखिए कि हमने प्लेटों के बीच में कितना अप्लाइड किया था, वो निर्वात में था, वो E था, और माध्यम में कितना उत्पन्न हुआ वो हमारे पास में E1 है। तो फिर नेक्स्ट बात देखें, लेकिन E1 किसमें है, माध्यम में, ठीक, और E किसमें है, निर्वात में। लेकिन यदि हम E में किसका भाग दे दें, E में भाग दे दें एप्सिलॉन जो है R का, परावैद्युत पदार्थ के आपेक्षिक परावैद्युतांक का भाग दे दें तो माध्यम में आ जाता है। ये बात पहले आई हुई है कि निर्वात में उस माध्यम, निर्वात का जो विद्युत क्षेत्र है उसमें एप्सिलॉन R का भाग दे दें तो हमारे पास में ये जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब अगले वाली बात क्या आती है कि जो है E का जो मान आपके पास में है ये निर्वात में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं E1 बराबर E सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू और इनटू में एप्सिलॉन R। ठीक, यहां पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, प्लस सिग्मा, यहां पृष्ठ आवेश इस प्लेट पे कितना है, माइनस सिग्मा। तो फिर E किसमें थी, निर्वात में थी, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र E लगाया गया था, उसको एप्सिलॉन R से भाग दे दिया तो माध्यम की आ गई, वो E1 आ गई, लेकिन E की जगह क्या पुट कर दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर हमारे पास में हो गई 1 2। ठीक है, यहां लिख देंगे कि एप्सिलॉन R जो है वो विद्युतशीलता है माध्यम की, एप्सिलॉन R माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट
माध्यम की आपेक्षिक, सॉरी, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? निर्वात की। तो फिर देखते हैं कितना आता है। यहां पर आपके पास में माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अब ई जो है वो कितना है हमारे पास में? ई बराबर, तो ई की वैल्यू जो थी वो मैंने यहां पर क्या लिखी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये बात नंबर मैं 3 कर देता हूं। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, प्लेटों पर, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो फिर 2 और 3 का मान उठा करके 1 में रख दिया जाए, तो 1, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आया? E1 इक्वल, E1 इक्वल तो हमारे पास में क्या रखा जाएगा? सिग्मा अपॉन में जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बराबर ई का मान सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट और माइनस में ईपी। ये बात नंबर कितनी हो गई? 4, ठीक। लेकिन ईपी जो है वो हमारे पास में वो कितना हो, ईपी जो है वो कितना हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, लेकिन ईपी बराबर, ईपी बराबर, तो सिग्मा पी क्या चीज है? सिग्मा पी जो है वो इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व है। यहां पर जो इस किनारा है, इस किनारे पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो गया? माइनस सिग्मा पी। इस किनारे पर कितना हो गया? प्लस सिग्मा पी। क्यों? क्योंकि ये आवेशित पृष्ठ हो गई, ये पूरा प्लस प्लस है, ये पूरा माइनस माइनस है, तो फिर यहां पर हमारे पास में ये पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिग्मा पी। और ये माइनस सिग्मा पी। तो फिर ईपी बराबर ये विद्युत क्षेत्र जैसे ये लिखा है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो फिर इस पृष्ठों के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हानि की वजह से ये फॉर्मूला कैसे लिखा सकता है? सिग्मा की जगह सिग्मा पी और बटे में कितना? एप्सिलॉन नोट। और ये बात नंबर कितनी आ गई? 5। अब हम क्या कर सकते हैं? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना कि E1 की वैल्यू जो थी वो E माइनस ईपी थी, ये माध्यम में थी। लेकिन E1 की वैल्यू हमने क्या निकाली? माध्यम में E बटे में एप्सिलॉन आर। E की वैल्यू हमने क्या रखी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये रही। लेकिन इसको समीकरण नंबर 2, इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। सिग्मा प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। जब E1 और E का मान उठा करके इसमें रख दिया तो ये टर्म हमारे पास में ये आ गई यहाँ पर EP। लेकिन EP क्या है? ये जो है द्विध्रुवों के प्रेरित होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ। तो फिर EP विद्युत क्षेत्र है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा P क्या है? सिग्मा P है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो फिर हम क्या करना है? समीकरण जो है वो 5 की वैल्यू किस में पुट कर दी जाए? समीकरण 5 की वैल्यू 4 में पुट कर दी जाए। तो फिर मैं 4 व 5 से, आप यहां तक नोट कर लीजिए, मैं ऊपर मिटाता हूं ये 4 व 5 से। समीकरण 4 व 5 से क्या रिजल्ट आया देखते हैं। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक। और ईपी की वैल्यू रख दो, सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है।
अब यहां से हम ये देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, सब में बच क्या गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन सिग्मा पी, और सिग्मा पी को इधर ले आए क्योंकि प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन आर, और सिग्मा पी निकालना है तो सिग्मा कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास में प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न हो गया और समीकरण नंबर आ गई 6। ठीक, तो फिर मैंने क्या कहा था कि इससे प्रश्न बन रहे थे, वो प्रश्न क्या बन रहे थे कि प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा पी इक्वल सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो फिर यहां आरोपित विद्युत क्षेत्र हमारे पास में क्या था, ई, इन द्विध्रुवों के संरेखण की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना प्रेरित हुआ, ईपी, तो माध्यम में कितना बच गया, ई में से क्या घटा दो, ईपी, माध्यम में कितना बच गया, ई में से क्या घटा दो, ईपी। ई1 जो है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, जो है निर्वात में बटे में एप्सिलॉन आर, निर्वात में ई का मान हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो फिर ये ई की वैल्यू ऐसे भी लिख दी। फिर हम क्या करेंगे कि ई1 और ई के मान इस समीकरण में रख दिया, रखने के बाद में हम देखते हैं कि ईपी कैसे लिखा जा सकता है, तो वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में लिखा जा सकता है, तो ये वाली बात जो है सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमने जो है वो लिख दी। और उसके बाद में जो है समीकरण कौन कौन सी से हमारे पास में 4 व 5 से, 4 व 5 से ये रिजल्ट आया और यहां से हमने पृष्ठ आवेश घनत्व का मान निकाल दिया। क्लियर है बात? तो ये तो हुआ तुम्हारा पहला प्रश्न। अब है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए वो हम कैसे करें, तो देखिए प्रेरित पृष्ठ, इसके बाद समीकरण 6 के बाद में यहां लिख रहा हूं, लेकिन ध्यान दें, लेकिन है सिग्मा पी, सिग्मा पी की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं QP अपॉन में ए। तो QP क्या है, प्रेरित आवेश, पैराविद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश किसके ऊपर, पैराविद्युत पदार्थ पर। ठीक है, सिग्मा पी इक्वल QP अपॉन ए क्या है, क्षेत्रफल पैराविद्युत पदार्थ का, ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और सिग्मा इक्वल हम लिख सकते हैं Q अपॉन में ए। तो फिर यहां Q क्या चीज है, यहां Q है इसके ऊपर आवेश, किस पर, प्लेटों पर, और ये QP किस पे था, ये था पैराविद्युत पदार्थ पर। Q किस पर आवेश, जो है प्लेटों पर, प्लेटों पर आवेश का परिमाण। ठीक, तो फिर मैं यहां से ये कहूं कि ये समीकरण 6 हो गई थी, तो ये समीकरण नंबर कितनी, 7, ये कितनी, 8, तो फिर 7 और 8 का मान किस में रख दिया जाए, 6 में, तो 6, 7 व 8 से क्या रिजल्ट आया, सिग्मा पी का मान कितना, QP अपॉन ए बराबर Q अपॉन ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, तो QP का मान कितना आ गया, Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास में समीकरण नंबर कितनी बन गई, 9। बोलो क्या क्या प्रश्न बने थे, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यहां पर क्या आ गया, प्रेरित आवेश के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एक ही आर्टिकल है, लेकिन हम समीकरण 6 के बाद ये 7 और 8 और लिख दें, इनका कनेक्शन बढ़ा दें, तो हमारे पास में समीकरण नंबर 9 आ जाती है। क्लियर ये चीज, ये तो हम कर चुके हैं 2 प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न था कि विद्युतीय प्रवृत्ति और किसमें, विद्युतीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक विद्युतशीलता में क्या संबंध होगा, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और आगे का काम हम शुरू करते हैं। देखिए यहां से हमारे पास में बात आती है, देखेंगे कि ध्रुवण जो सदिश होता है या जो परिणामी जो है अपृष्ठ आवेश प्रेरित पृष्ठ जो पैराविद्युत पदार्थ के अंदर जो ध्रुवण सदिश जो P का परिमाण होता है, तो फिर हम यहां लिखेंगे क्या, ध्रुवण सदिश का परिमाण P, ध्रुवण सदिश या ध्रुवता भी कहते हैं, सदिश
या ध्रुवता P का ध्रुवण सदिश P का परिमाण मान P बराबर काई इंटू में E1। ठीक है, काई इंटू में E1। ये बात आई भी थी हमारे पास में कि विद्युत ध्रुवण सदिश जो है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो काई क्या है? विद्युतीय प्रवृत्ति है। E1 क्या था? E1 माध्यम में था। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि P बराबर काई E1 और E1 माध्यम में है। तो माध्यम में कैसे लिखा जाए? काई इक्वल, हम निर्वात वाले को किससे भाग दे रहे थे? ठीक है, भाग दे रहे थे हम निर्वात वाले को एप्सिलॉन आर से। ठीक, एप्सिलॉन आर से बराबर काई, देखिए मैंने किसकी वैल्यू रखी है? E1 की कितनी? E बटे में एप्सिलॉन आर। इसी आर्टिकल में ये बात आई हुई है। लेकिन E का मान सिग्मा अपॉन में क्या था? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो काई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, ये हमारे पास में बात आ गई। तो ये मैंने E1 की जगह ये लिख दिया, माध्यम में ये बात आई हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कौन से समीकरण में ये बात थी? E1 की वैल्यू हमारे पास में क्या थी? ठीक, समीकरण नंबर ये जो दो थी। अब इसी चीज को हम जो है ध्रुवण सदिश जो होता है इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, और यह ध्रुवण सदिश के पैरावैद्युत पदार्थ में होता है, इसलिए कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी के बराबर है। ये चीज ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर, आपको इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि ध्रुवण सदिश का परिमाण P काई E1 होता है। E1 की वैल्यू E बटे में एप्सिलॉन आर होती है, और फिर यहां से E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और ये ध्रुवण सदिश जो होता है वो पदार्थ में प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के परिमाण के बराबर होता है। इसका भी मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका भी मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो आता है सिग्मा पी की वैल्यू कितनी आई? काई ई अपॉन में एप्सिलॉन आर आ गई। ठीक, लेकिन इसे मैं नंबर दे देता हूं 10। अब आपके पास समीकरण 6 में सिग्मा पी की वैल्यू है कि नहीं है? तो 6 व 10 से क्या रिजल्ट निकला? सिग्मा पी की वैल्यू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल। ठीक, सिग्मा पी की वैल्यू हम ये लिखेंगे, ये नहीं लिख करके यहां ये ध्यान देने की बात है। सिग्मा पी इक्वल काई सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, तो सिग्मा पी की वैल्यू अब हमारे पास में ये आ गई। अब काई सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्या क्या कैंसिल हुआ? सिग्मा से यहां सिग्मा कैंसिल हो गया। ठीक, तो फिर मैं यहां क्या लिख दूं? यहां लिख दिया जाएगा आपके पास में 1 माइनस एप्सिलॉन आर कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन आर एलसीएम, तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर, और इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, ये काई और ये सिग्मा। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो फिर एप्सिलॉन जो आर हम निकालें तो एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर या क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक, तो फिर बच क्या गया आपके पास में? देखिए एक बार फिर से हम इस स्टेप को जो है वो टैली करें। सिग्मा पी की वैल्यू कितनी है? सिग्मा पी की वैल्यू है सिग्मा इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल सिग्मा पी की वैल्यू कितनी है? काई इंटू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब यहां से आपके पास में एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फिर यहां क्या रहेगा वो देखिए, एक बार इसको आप नोट कीजिएगा तो कितना आता है वो हम देखें।
तो फिर यहां बच गया था काई अपॉन में कितना, तो फिर काई इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये समीकरण नंबर बन गई 11। तो देखिए काई था ये ऊपर, काई बटे में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि इधर मैंने लघुत्तम ले लिया था एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 ऊपर रह गया था, ये कैंसिल हो गया था। काई का मान निकालना है तो एप्सिलॉन को क्रॉस गुणा कर दे, तो एक क्रॉस गुणा कर दिया। तो फिर पदार्थ की विद्युतीय प्रवृत्ति एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता में संबंध आ गया। तो फिर ये समीकरण 6 के बाद में आप जो है यहां जाओगे 9 के बाद में यहां आओगे 10 और 10 के बाद यहां जाओगे 11। इस प्रकार से ये तुम्हारे जो हैं वो 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसे आप रिपीट करेंगे और देखेंगे। थैंक यू।